नमस्कार। आप सबका प्रोग्राम विज्ञान जगत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो असल में बहुत ही मज़ेदार बात है और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी होता है। जैसे कि हम अक्सर अपना टीवी देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं टीवी में, जो कि होती हैं क्राइम सीरियल्स। हमें बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं। कई क्राइम सीरियल्स तो सालों सालों चलते हैं और ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि क्राइम भी वैसे ख़त्म नहीं होता। परंतु ये सही बात है कि क्राइम सीरियल्स बहुत देर तक चलते हैं और क्राइम के साथ जुड़ी बातें भी। और क्राइम सीरियल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो कि बहुत देर में आता है, और वो होता है फोरेंसिक्स का एक्सपर्ट। सबसे पहले तो फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, वो अपने सैंपल्स कलेक्ट करती है और फिर वो एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं और उनसे वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। कैसे सोचते हैं आप कि कैसे होते होंगे फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और वो लोग जो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये इसका जवाब है? किसी की हड्डियां देखकर, किसी का कुछ छोटा सा सीरम का ज़रा सा नमूना लेकर या फिर खून का नमूना लेकर वो एकदम से बता देते हैं कि अरे ये व्यक्ति है जो गुम हुआ है, या फिर ये व्यक्ति है जो कि क्रिमिनल हो सकता है। सो ऐसे ही व्यक्ति हैं डॉक्टर जगमिंदर सिंह सहरावत। डॉक्टर सहरावत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहाँ पे चेयरपर्सन हैं। इनका बहुत सारा काम फोरेंसिक्स एंथ्रोपोलॉजी में है और ये ख़ास तौर पर मेडिकल टीम्स के साथ और पुलिस टीम्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जो भी एडवांसमेंट हो रही है इस फील्ड में, उसमें ये अग्रणी है। इनकी रिसर्च जो है फोरेंसिक बायोलॉजी में है, ऑस्टियोलॉजी में है और एंशिएंट डीएनएस, उनमें ये रिसर्च करते हैं। ये सब बातें कुछ नई नई लगती हैं, पर क्या बातें हैं ये सारी, ये इन्हीं से ही जानते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जगमिंदर सिंह सहरावत से, असिस्टेंट प्रोफेसर और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। सर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और एक शांत सा व्यक्ति जो है वो सारी ये चीज़ें कर रहा है। तो सर एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर जना सोचता है कि ये तो कुछ पुरानी चीज़ों के साथ संबंधित होगा, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये भी बताते हैं कि जिस सोफ़े पर आप बैठे हैं, अगर आप उस पर बैठे हैं तो कितनी हाइट का बंदा आराम से बैठेगा और कितनी हाइट का बंदा मुश्किल होकर बैठेगा, बल्कि बसों की सीटें। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जी मैम। और वो ये भी बताते हैं कि ये रेसेस हैं, कॉकसाइड हैं और पॉलिनेशियन है। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं है, पर सर आप ऐसा सोचते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ही हम जानना चाहेंगे कि क्या है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मैम एक होलिस्टिक साइंस है, जिसमें कि हम जो आदमी कहाँ से आया और आज हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। हम उन सारी चीज़ों का कि भी एक तो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट हो गया, एक वेरिएशन वाला एस्पेक्ट है कि भी हम कहाँ से आए, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई और आज हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। चाहे हम प्लेन्स में रहते हैं, चाहे पहाड़ों में रहते हैं, चाहे डेजर्ट्स में रहते हैं, चाहे वो आइसलैंड में रहते हैं, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और नॉर्मली रह रहे हैं। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, जिसमें हम आदमी का इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट और जो वेरिएशंस हैं उसके बारे में हम वो स्टडी करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है मैम। इसमें बेसिकली कोई भी कहीं पर भी हम जहाँ पर भी बैठे हैं, हर एक डिसिप्लिन वहाँ एंथ्रोपोलॉजी है। आपने सही बोला कि भी सोफे की बात की आपने, या आप जो जितने भी हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं या जितने भी आपके दर्शक हैं, तो उनमें भी देखेंगे वो हर एक जो इंडिविजुअल है वो यूनिक है। हम डीएनए की बात बाद में करेंगे। पहले आप अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें, स्किन कलर है, हेयर की फॉर्म है, नोज की शेप है, लिप्स हैं, आपकी जो भी इवन कि आपकी बॉडी डायमेंशंस हैं कि भी हाथ का, पैर का जो भी शेप एंड साइज है वो हर एक बंदे का यूनिक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों के कारण ढूंढते हैं और इन्हीं चीज़ों का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। दूसरी बात मैडम, जितने भी
यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है। इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे अपने से रिलेटेड है कि भी हम कहाँ से यार, हम कौन हैं। बाकी जो डिसिप्लिन वो इसी से रिलेटेड है, चाहे पॉलिटिकल साइंस लगा लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स लगा लो, चाहे ज्योग्राफी लगा लो, फिजिक्स लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट है तो सभी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक रिलेशनशिप है। और हर जगह एंथ्रोपोलॉजी है मैम, हर जगह एंथ्रोपोलॉजी है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये मैं कहना चाहूँगा। जी सर, ये आपने बताया कि बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसका आधार हर सब्जेक्ट है, चाहे आप कहें कि हम कल्चरली कैसे हैं, कि सामाजिक तरीका क्या है, या हम दिखने में कैसे हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसको डिफाइन करती है। तो सर, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहे तो वो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में तो एंथ्रोपोलॉजी है, तो खास फील्ड एंथ्रोपोलॉजी है, ये कैसे होगा? बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं हमारे, उनके बारे में बात करता है। एंथ्रोपोलॉजी जो सोशियो कल्चरल जो वेरिएशंस हैं कि भी हम फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम मैरिजेज का जो पैटर्न है वो कैसे है। लैंग्वेज, एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी होता है मैम, कि भी लैंग्वेज कैसे, भाषा कैसे बदल रही है। कि भी जैसे पुरानी कहावत है कि भी कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले वाणी। तो वो लैंग्वेज में वेरिएशंस क्यों आती हैं और उसका क्या रीजन है, तो वो सारी चीज़ें हम एंथ्रोपोलॉजी में वो वेरिएशंस हैं। तो अगर एक लेमैन की बात करें तो वो अगर उसको एक बेसिक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो वो खुद ही अपनी डेली रूटीन लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक वो हर जगह एंथ्रोपोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली एंथ्रोपोलॉजी करनी है तो यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 12th के बाद CET एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे एडमिशन्स होते हैं। मैंने BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कराते हैं। अब तो जो CBSE सिस्टम है या NEP है 2020 गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसके हिसाब से तो, और एक MSc है मैम, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, PhD है मैम, और उसके साथ साथ हम डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस या मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंसेज भी हम पंजाब यूनिवर्सिटी में कराते हैं। वो भी बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजी से ही है, क्योंकि जो भी फोरेंसिक साइंस में जो भी वेरिएशंस हैं, जो भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो सारा उसका एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन है मैम। इससे पहले कि हम आपके सब्जेक्ट फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे जाएं, जी मैम, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, पर कुछ विद्यार्थी हैं वो ख़ास तौर पे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और फिर वो UPSC में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, IAS ऑफिसर्स बनते हैं। जी मैम, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है मैम। बेसिकली क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन से रिलेटेड साइंस है, और जितनी भी एडवांसमेंट हुई है और वो सारा सबको जो एंथ्रोपोलॉजिकल साइंसेज में हम पढ़ाते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो मैथमेटिक्स की तरह है मैम। मतलब कुछ भी एग्जामिनर ने UPSC के, जैसे आपने UPSC का बोला कि भी एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी सिविल सर्वेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, आप देख लीजिए कि भी वहाँ पर चाहे वो इंजीनियरिंग की है, चाहे उसने MBBS किया है, उसके बाद ही और सी अगर वो सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रही है तो वो एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। इसका रीजन, हालांकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी नहीं होती, और वो इसलिए एक्सेल कर जाते हैं क्योंकि बेसिकली एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी सिलेबस है UPSC का या और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का, तो उसको बच्चा पढ़ते पढ़ते इतना इनग्रॉस हो जाता है, वो इतना अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज लेवल को वहाँ तक लेके जाता है कि वो वहाँ पर एक्सेल कर जाता है। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स की तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैम, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी है एग्जामिनर ने तो वो बड़ी स्टिक होती है, तो उसके बेस पे वो लिख देगा तो उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। दैट्स वाई कि भी जो सिविल सर्विसेज में जो मोस्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजी को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मेडिकल जो साइंसेज हैं, मेडिकल एजुकेशन, जैसे आपने बोला कि भी जैसे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं
उनमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, कम्युनिटी मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, या इवन की मेडिसिन डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, तो वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर वो काम कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स को एक वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम कम्युनिटीज़ को पढ़ते हैं, हम सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं, और हम उन कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जहाँ मतलब हम सोशोलॉजी से भी डिफरेंट हैं, हमारा सब्जेक्ट ठीक है सोशोलॉजी के साथ मिलता है, लेकिन हम उनसे यूनिक है, हमारे जो मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत साइंटिफिक इन नेचर है मैम, वो यूनिवर्सल हैं और वो पूरे वर्ल्ड वाइड वही फॉलो होते हैं। तो मेडिकल साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैम, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ में हमारे बच्चे एक्सपर्ट लगते हैं, तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बेस पे कि भी जो मतलब बच्चा या जो भी कैंडिडेट करना चाहता है, तो सिविल सर्विसेज में ना बने बात तो और बहुत जगह है मैम एंथ्रोपोलॉजी। तो सर ये आपकी बातें सुनते सुनते ना मेरे दिमाग में शर्लक होम्स याद आ गए मुझे कि पहले तो उनकी खासियत ये थी, इनफैक्ट वो किसी एक डॉक्टर के चरित्र के हिसाब से ही बनाए गए हैं कि उनकी खासियत थी कि वो देख के ही पहचान लेते थे कि भाई ये बंदे की शादी हुई है, ये लंगड़ा आगे चल रहा है तो इसकी चप्पल नहीं टूटी हुई, इसकी कोई और समस्या है। तो उनके साथ जो उनके डॉक्टर थे वो भी ऐसे ही उनकी पूरी मदद करते थे। तो ऐसे ही आप भी शर्लक होम की तरह पहले तो फिजिकली एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से आपने देख लिया किसी को, फिर उसके बाद फोरेंसिक्स पे आ गए कि भाई ये जो लहू पुकारेगा आस्तीन का, तो उस हिसाब से भी आप देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा हमें ये हिस्सा मिला है, चाहे दांत ही मिला है, बड़ा मुश्किल होता है। पहले होता था दांत मिल जाए तो कोई ना कोई डेंटिस्ट आसपास मिल जाएगा तो उसके हिसाब से, पर अब तो कुछ भी हिस्सा मिल जाए तो डीएनए की बहुत बड़ी इसमें देन भी है और आप तो उसमें एक्सेल करते हैं एंशिएंट डीएनए में। तो ये क्या चीज़ होती है, ये इसका नाम क्या है? डीएनए तो बहुत पुराना ही है, सबका एक जैसा, तो उसमें एंशिएंट वाली बात ये सब क्या है जी? बेसिकली मैम जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी की बात की हमने पहले की भी, जो भी फॉसिल्स मिलते हैं, जो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि हम कैसे कहाँ से आए, हम कैसे आज ह्यूमन बने और कैसे आगे रिफाइनमेंट हो रहा है, तो उनकी जो एविडेंसेस थी वो फॉसिल्स के फॉर्म में मिले हैं कि भी पुराने टाइम पे जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो, तो वो किस क्या बॉडी साइज होता था, तो वो जब भी धरती की उथल फुथल हुई तो वो ज़मीन के नीचे दब गए, तो उनकी हड्डियाँ और दांत वो फॉसिल में चेंज हो गए मैम। पहले हम जो ट्रेडिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड थे उसमें जो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो भी अवेलेबल है अभी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या पुरानी किताबों में जो हम स्टूडेंट थे तब थे, तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे हम हड्डियों का शेप साइज या वो जो फॉसिल थे उनके शेप साइज के बेस पे बताते थे कि कितने बड़े साइज का रहा होगा, कहाँ रहा होगा, क्या खाता था, क्या पीता था, और इसकी कोई चोट लगी थी कि नहीं लगी थी। लेकिन आज वो पूरी तरह चेंज हो गया। आज हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं हड्डियों और दांतों से हमने उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट, जो लेटेस्ट एडवांस जो टेक्निक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्शन की, सीक्वेंसिंग की, लाइब्रेरी प्रिपरेशन की, और जो माइटोजेनोमिक जो हम एक रिसर्च करते हैं कि भी जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं हम कैसे आज के मॉडर्न ह्यूमंस के साथ उनके साथ मैच करते हैं। और दूसरी बात मैम कि क्योंकि पुराने जब से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है वो एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हैं, और कुछ बाउंड्रीज़ हैं, चाहे जोग्राफिकल बाउंड्रीज हों, चाहे समुद्र वाली बाउंड्री हो, उसकी वजह से वो मोमेंट माइग्रेशन नहीं हुए, और वो उन्हीं रीजन्स में आपस में मैरिजेज होती रही, तो वो जो डीएनए सिग्नेचर्स थे दे कीप ऑन सर्कुलेट, उन्हीं लोगों में सर्कुलेट होते रहे हड्डियों और दांतों में एज ए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एंशिएंट डीएनए डिपॉजिट वो स्टोर हो गया, और उसी डीएनए को निकाल के आज हम उनकी पूरी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज हम उनका माइग्रेशन पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। आज हम उनका डिजीज स्टेटस देख रहे हैं कि वो कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त होते थे, तो उसके बेस पे हम उस टाइम का जो हेल्थ स्टेटस है लोगों का, पब्लिक हेल्थ, उस टाइम की पब्लिक हेल्थ क्या होती थी, तो हम उसके बारे में सारा रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जब बातें बताई तो उसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स थी, तो सब लोगों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपकी बातें सुनकर ये ऐसा लगता है जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक ही जगह पे हुआ, जैसे कि मानते हैं कि अफ्रीका में हुआ तो वहाँ से फिर मूवमेंट हुई, सब लोग वहाँ से इधर उधर अलग अलग रास्तों पे गए, और फिर ऐसे जीवन जो है सब जगहों पे मनुष्यता जो है असल में वो फैली। जी मैम। तो सर ये जब सब ये लोग गए तो अपने साथ साथ वहाँ से एक कुछ ऐसा लेके गए कि वो सब जगहों पे मौजूद है, तो
इसीलिए हम इंसान भी हैं शायद। हाँ जी मैम, कि भी यू आर राइट कि भी आदमी का ओरिजिन समवेयर इन अफ्रीका हुआ। तो अगर हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, कि भी यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, कि भी आप देखेंगे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में उनके फिजिकल फीचर्स में उनके बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो जब वहाँ आदमी का ओरिजिन हुआ है, तो उसके बाद वो उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए दो रास्ते अपनाए। एक ज़मीन के रास्ते है, ईरान इराक, और ये इस ज़मीन के रास्ते पे वो J&K वो एंटर किया। और दूसरा वो समुद्र के रास्ते, वो डायरेक्टली सी के रास्ते अफ्रीका से होते सीधे साउथ इंडियन उधर उस कोस्ट पे माइग्रेट होके वहाँ पर आए। तो वो जो बेसिक डीएनए जो उन लोग जब स्टार्टिंग में था, तो वो जो साउथ में जो पॉपुलेशन है, तो बेसिकली वो आज भी दे आर कंसिडर, वो उनको आज भी हम जो अर्लीस्ट ह्यूमन होते थे उनके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। हम नॉर्थ इंडियन में, क्योंकि नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन, यहाँ का इन्वायरमेंट भी देखिए आप, यहाँ की डाइटरी स्टेटस भी देखिए और यहाँ की एक्सेसिबिलिटी भी देखिए, कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, जितने भी रूलर्स आए हैं, चाहे जितने भी मिशनरीज़ के लोग आए हैं, तो वो बेसिकली लैंड के रास्ते से आए। और यहाँ कीपिंग जो नॉर्थ इंडिया में है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अच्छी हैं, सारा सब कुछ ठीक ठाक है पुराने टाइम से ही। सो वो यहीं पर रहने लगे, यहीं लोगों के साथ मैरिजेज की, तो इसलिए उनके जो जीन्स हैं, उनका जो डीएनए है, जो ऑलरेडी जो पहले आए थे जो समुद्र के रास्ते से, जो अर्थ के रास्ते से, ईरान इराक यूरेशिया के थ्रू, तो बेसिकली वो उनके डीएनए के साथ मिक्सअप हो गया है। इसलिए आप देखेंगे कि भी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के जो फिजिकल फीचर्स है, ईच एंड एवरीथिंग वो एक यूनिक हिस्ट्री प्रेजेंट करते। उसके अलावा भी मैं जो इंडिया में बहुत सारे जेनेटिक क्लस्टर्स हैं, मतलब जेनेटिक क्लस्टर्स की बात करेंगे, कुछ क्लोज ग्रुप्स में मैरिजेज हुई हैं पुराने टाइम से, जब से हैबिटेशन हुई है, जब से मानवता की सभ्यता यहाँ पर आई हुई है। तो क्लोज, चाहे वो कास्ट के बेस पे मैरिजेज हुई हों, चाहे रीजन के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे, या अलग अलग, या वेल्थ के बेस पे, तो अलग अलग कुछ जेनेटिक क्लस्टर्स हैं, 6-7 जेनेटिक क्लस्टर्स हैं हिंदुस्तान में भी, जो भी पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फिजिकल फीचर्स के भी, एंथ्रोपोमेट्री, और एंथ्रोपोमेट्री हम मेजरमेंट्स होते हैं मैम, एक एंथ्रोपोस्कोपिक फीचर्स होते जो कि भी नाक कैसा है, ये कैसा, उसके बेस पे इंडियन पॉपुलेशन को उन्होंने 6-7 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम उन्हीं क्लस्टर्स, आज जो एडवांस टेक्निक्स हैं, उन्हीं क्लस्टर्स को हम आज डीएनए के बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि भी ये एक्चुअल में वो जेनेटिक क्लस्टर्स हैं भी कि नहीं है। हम श्रोताओं को बता दें कि जब डीएनए की बात होती है तो वो एक बहुत बेसिक मटेरियल है जो हम सब में मौजूद है। सर उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि उसका असल में नाम क्या है और वो क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। डॉक्टर जगमिंदर सिंह सहरावत ने इस पर बहुत सारा काम किया है कि जो फोरेंसिक्स एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो उसमें आप क्योंकि बहुत सारी मेडिकल टीम्स के साथ भी जुड़े हैं और बहुत सारा पुलिस के साथ आप काम करते हैं। जी मैम। तो सर आप वहाँ पे क्या देखते हैं? हर जन को लगता होगा कि जब फोरेंसिक्स टीम जाती हैं तो वहाँ पे क्या देखती हैं, क्या लेकर आती हैं, कैसे उनको समझ आ जाता है कि भाई ये हुआ है, ये वो पूरा क्राइम सीन जो होता है उसको क्रिएट करने में। जी मैम, जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, कोई भी मैसेकर है, या किसी भी चाहे मैन मेड डिजास्टर है, चाहे जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अभी अहमदाबाद का एरोप्लेन एक्सीडेंट हुआ, तो इस तरह जहाँ से भी अननोन ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं मैम, तो उन अननोन ह्यूमन रिमेन्स की आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना कि भी वो बंदे कौन थे, है ना, तो कि भी वो ह्यूमन थे कि नहीं थे, कि भी वो जो हड्डियां और दांत पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास, ये जो जब जैसे मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो वहाँ फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो उन रिमेन्स को लेके आते हैं। अगर वो आइसोलेटेड प्लेस पे, अगर जैसे ये मास डिजास्टर के, वहाँ पर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीम अपने आप ही वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ पर जो भी अननोन ह्यूमन रिमेन्स हैं हमने उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी होती है। और आइडेंटिटी इस्टेब्लिश के लिए हम पहले तो हम उनके जो ऑस्टियोलॉजिकल फीचर्स या जो भी हम ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, तो वो अप्लाई करते हैं, उसके बेस पे हम उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सो दैट कि भी उनके जो रिमेन्स हैं, किसी की हाथ है, किसी का पैर है, किसी का दांत है, किसी का स्कल है, किसी का कोई और बॉडी पार्ट है, सो दैट उनके रिश्तेदारों को उसको सौंप दिया जाए। क्योंकि जो
जो बंदा मर गया, चाहे वो 10 साल पहले मरा, चाहे 20 साल पहले मरा, चाहे 5 दिन पहले मरा, तो उसकी भी एक डिग्निटी है, उसको भी रिस्पेक्टफुल वे में हमने उसको वो लास्ट क्लोजर कंफर्ट करना है, क्योंकि जो उसके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके क्लोजर कंफर्ट के लिए कि भी आपका जो बंदा है, आपका जो रिश्तेदार है, वो एक्चुअल में मर गया, तो उसके बेसिकली उन अननोन ह्यूमन रिमेन्स से हम आइडेंटिफाई करके उनके रिश्तेदारों को सौंपते हैं, सो दैट कि उसका लास्ट जो बरियल है या जो भी उसकी जो सेरेमनी है, सेरेमोनियल जो भी बरियल है, या जब जो भी अपने रिलीजन के हिसाब से उसका वो करना है तो वो कर सके। तो उस केसेस में हम डीएनए पे बाद में आते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हम उनके बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कि बहुत पुराने लोग हैं, जैसे कि पिरामिड्स में से रिमेन्स निकले, तो सबसे पहले तो उन्हीं का ही पता किया उन्होंने कि इनको क्या बीमारी हुई, जैसे कि आप शुरू में भी बता रहे थे कि कोई बीमारी जो है वो भी ढूंढ सकते हैं आप। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें आपने बताई हैं वो भी साथ में ही हैं कि फोरेंसिक्स में हम हड्डियों से भी पहचान सकते हैं। तो सर, जो एंशिएंट डीएनएज हैं और जो ये हड्डियों की पहचान है और जो पुरातन की भी बात है इसमें, वो कैसे जुड़ती है आपस में? बेसिकली हम जो एंशियंट्स, जो पुराने लोगों, जैसे आपने बात की कि भी जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता दूं कि जिस पे अजनाला स्केलेटल रिमेन्स हैं, जिन पे मैं रिसर्च, मेरा मेजर जो रिसर्च है उसी पे है, जिसमें कि भी अजनाला से एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के नीचे एक कुआं था, कुएं में 282 लोगों की हड्डियां और दांत थे। तो वो बोन्स एंड टिथ 1857 के थे, क्योंकि एक बुक भी लिखी उस टाइम के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वो हड्डियां और दांत किसी ने किसी तरह उसके रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटा के तो वो 282 लोगों की हड्डियां और दांत वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ने मेरे पास एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वो सौंपी गई कि भी इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी है आपने, कि भी ये आदमी कौन थे, क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड्स पे रिलाई करते हैं, हम हिस्टोरियन नहीं है मैम। हम हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं कि भी वो हिस्ट्री की बुक्स में क्या लिखा हुआ है उनको रेफ्यूट करना या उनको एक्सेप्ट करना, वो हम साइंटिफिक वे में उन्हीं स्केलेटल रिमेन्स से डीएनए निकाल के, उनका स्टेबल आइसोटोप करके, उनका प्रोटियोमिक्स करके, उनके जो अगर वो किसी बीमारी कोई उनकी हड्डियों में और दांतों में के बेस पे हम उनके जिस भी बीमारी से उनको वो ग्रस्त थे, तो उनके जो माइक्रोब्स का जो डीएनए निकाल के हम आज के लोग, आज की जो पॉपुलेशन है उस डीएनए के साथ, उस माइक्रोब का उस डीएनए के साथ मैच करते हैं और बताते हैं कि भी पुराने टाइम पे लोग किस तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते थे, जिसको हम माइक्रोबियल फोरेंसिक्स भी बोलते हैं, या ओरल जैसे माइक्रोबायोम एक रिसर्च है, तो उसके बेस पे हम पुराने माइक्रोब्स की हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंट डे पॉपुलेशन के साथ मैच करते हैं और बताते हैं कि उस टाइम पे लोग किस तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त थे, और आगे आने वाली जो फ्यूचर पॉपुलेशंस, फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं, तो उसी में किस तरह म्यूटेशन हो रही है उसके डीएनए में, उस पैथोजन के डीएनए में, तो हम वो आगे आने वाले जनरेशन्स को भी बता सकते हैं कि ये बीमारी कितनी भयंकर होने वाली है, कितना वो है। तो वो भी एक मेजर एरिया ऑफ रिसर्च है। तो उस अजनाला स्केलेटल रिमेन्स को हमने कैसे उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किया, स्टेबल आइसोटोप्स किया, और हमें बताया कि वे लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ वो मतलब जन्म से पहले वो कहाँ उन्होंने माइग्रेशंस किया। तो हमने उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी। मतलब हम बेसिकली एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फोरेंसिक में हम उनकी ओस्टियोबायोग्राफी लिखते हैं मैम। हम हड्डियों के बेस पे उनकी बायोग्राफी लिखते हैं कि कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्यों मरा, कैसे मरा, है ना। तो वो चाहे वो ट्रॉमा हो, उनकी हड्डियों पे चोट के निशान हो, दांतों पे चोट के निशान हो, दांतों में बीमार, तो पैथोलॉजिकल, ट्रोमेटिक और टेफोनोमिक जो सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी होते हैं उसके बेस पे हम कि भी इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, तो वो हम सारा उसके बेस पे एंशिएंट डीएनए, स्टेबल आइसोटोप, प्रोटियोमिक्स और इन एडवांस मेथड्स के बेस पे हम करते हैं। जी सर, आपकी जो पढ़ाई है वो और जो आपका अध्ययन है वो इस तरह का है कि जो बेजान कंकाल हैं जी मैम, उनमें भी एक तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक कहानी पूरी खड़ी कर सकते हैं, जैसे आपने अजनाला मासेकर के बारे में बताया, या और भी जितने भी क्राइम का इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। वही बात तो वही है कि लहू पुकारेगा आस्तीन का जब जुबान खंजर होगी। एंथ्रोपोलॉजिकल जो फोरेंसिक मेथड से हम खुद हड्डियों
और दांतों को बोलते हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जी बिल्कुल। वो अपनी हिस्ट्री, मतलब हम साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक वे से हम हम उन्हीं हड्डियों और दांतों को उनकी की भी उनका लाइफ, मरे कैसे, क्यों मरे, कहाँ थे, कहाँ घूमे आप, तो वो सारा लेटेस्ट एडवांस जो साइंस है उसके बेस पे हम करते हैं। तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर जगमिंदर सिंह सहरावत के साथ ये जाना कि साइंस कहाँ कहाँ पे पहुँच गया है और क्या क्या जवाब लेकर आ रहा है और कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं और कैसे कैसे जवाब मिल रहे हैं। और जिस तरह की तकनीक आजकल यूज़ हो रही है वो बहुत ही आगे की तकनीक है। हम बताएं अपने श्रोताओं को कि हम डॉक्टर जगमिंदर सिंह सहरावत से बातचीत कर रहे थे, जो कि चेयरपर्सन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू।